वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, जिसमें से न्यूट्रलिज्म और सिम्बायोसिस हम देख चुके हैं। आज हम एंटागोनिज्म देखेंगे। एंटागोनिज्म जिसे कि हम नेगेटिव इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो जातियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसमें से किसी ना किसी एक जाति को क्या होता है, नुकसान होता है, या दोनों ही जातियों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार का जो संबंध है इसके अंदर दोनों जाति या किसी एक जाति को क्या होता है, नुकसान होता है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म या नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इसको निम्न भागों में बांट सकते हैं: पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, एंटीबायोसिस एंड कॉम्पिटिशन। सबसे पहले पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की हम बात करें, परजीविता, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव पर भोजन के लिए या शरण के लिए आश्रित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ये परजीवी जिस जीव के ऊपर आश्रित होता है उसे हम मेज़बान या परपोषी या होस्ट बोलते हैं। ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं: टेम्परेरी पार्शियल पैरासाइट, परमानेंट पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, ब्रूड पैरासाइट एंड सेक्सुअल पैरासाइट। टेम्परेरी पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टेम्परेरी पैरासाइट है, इसके अंदर हम देखेंगे कि परजीवी एक छोटे समय के लिए, एक छोटे पीरियड के लिए परपोषी पर निर्भर रहता है, उसके बाद में ये इससे पृथक हो जाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का जो लार्वा, जिसे हम ग्लोचिडियम लार्वा बोलते हैं, वो फिश जो होती है उसके ओपरकुलम से जुड़ जाता है, अपने हुक के माध्यम से फिश के ओपरकुलम से जुड़ जाता है, और फिश के साथ साथ में ही ये मूव करता रहता है, अलग अलग जगह पर जाता है, जिससे कि इसको आसानी से क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, और कुछ समय बाद में ये इससे पृथक हो जाता है, फिश से पृथक हो जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट पैरासाइट्स, स्थायी परजीवी। स्थायी परजीवी वे परजीवी होते हैं जो कि अपने पूरे जीवन में परजीवी रूप में ही रहते हैं, या यूँ कहें कि पूरे जीवन में परपोषी पर ही निर्भर रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट पैरासाइट बोलते हैं। इनको निम्न भागों में बांट सकते हैं: फाइटोपैरासाइट, जू पैरासाइट, वायरल पैरासाइट, माइक्रोबियल पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। फाइटोपैरासाइट, फाइटोपैरासाइट्स वे परजीवी होते हैं जो कि पादपों पर निर्भर रहते हैं। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, प्लांट निमेटोड्स। जू पैरासाइट, जू पैरासाइट्स वे परजीवी होते हैं जो कि जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि टेपवॉर्म। वायरल पैरासाइट, वायरल पैरासाइट्स है वायरस। जैसा कि हम जानते हैं वायरस है, ये बैक्टीरिया पर, पादपों पर, जंतुओं पर पैरासाइट्स के परजीवी के रूप में पाया जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, वायरल पैरासाइट बोलते हैं। माइक्रोबियल पैरासाइट, इसके अंदर सभी माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, ये सभी माइक्रोब्स हैं जो कि किसी न किसी परपोषी पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल पैरासाइट बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स ऐसे परजीवी जो कि परपोषी के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। इसको उदाहरण हम देख सकते हैं, ब्लड सकिंग लाइस। ब्लड सकिंग लाइस है, ये जो हमारे पेट एनिमल होते हैं उनके स्किन से चिपकी हुई रहती है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं टिक और माइट भी क्या है, एक्टोपैरासाइट्स के उदाहरण हैं, जो कि ग्रेजिंग एनिमल है, जैसे काऊ है, बफेलो है, इनके सतह पर इनकी स्किन पे जुड़ी रहती है, इनकी स्किन पे चिपकी हुई रहती है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी वे परजीवी होते हैं जो कि परपोषी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, परपोषी की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं: ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव एंडोपैरासाइट्स। ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट्स, ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट्स हैं, ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि पूर्णतः परपोषी पर निर्भर रहते हैं, और परपोषी के अभाव में इनकी मृत्यु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए टेपवॉर्म, जिसे हम टीनिया सोलियम भी बोलते हैं, ये पिग और मैन, इन दोनों का अंतःपरजीवी होता है। इनमें से अगर एक परपोषी भी इनको नहीं मिलता है तो ऐसे में इसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट्स। ये परजीवी
सेल के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर परजीवी जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया का कारक है, जो कि किस में पाया जाता है, मैन के अंदर पाया जाता है, उसकी कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एंडोपैरासाइट्स। फैकल्टेटिव एंडोपैरासाइट्स है, इसके अंदर इस प्रकार के परजीवी परपोषी पर निर्भर तो रहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहते। अगर इनको परपोषी मिल जाता है तो ऐसे में परजीवी जीवन यापन करते हैं, और परपोषी नहीं मिलता है तो विदाउट होस्ट के भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट की अगर हम बात करें तो जीव जगत में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हमें देखने को मिलेंगे कि एक परजीवी किसी परपोषी के ऊपर पनप रहा है या किसी परपोषी पर परजीवी के रूप में जीवन यापन कर रहा है, और उस परजीवी पर अन्य कोई जीव भी परजीवी जीवन यापन करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैरासाइट्स, या इसे हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड पैरासाइट की हम बात करें तो ये पक्षियों में, जैसे कि इसका उदाहरण है कोयल। कोयल सामान्यतः देखा जाता है कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, और ये अपने जो अंडे हैं वो कोए के घोंसले में देती है, और कोआ इनको अपना अंडा मानते हुए, अपने एग मानते हुए इनका क्या करते हैं, सुरक्षा करता है और इनसे निकलने वाले बच्चों का पालन पोषण करता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल पैरासाइट्स। सेक्सुअल पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जंतु है अपने अपोजिट सेक्स, अपने अपोजिट जो लिंग होता है उसमें परजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। उदाहरण के लिए बोनेलिया। बोनेलिया में नर छोटे आकार का होता है जो कि फीमेल या मादा की सूंड में परजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। पैरासिटिक अडेप्टेशन। परजीवी जीवन यापन करने वाले जितने भी परजीवी हैं उनके अंदर कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे कि वह परपोषी में अपने आप को क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। फर्स्ट अनुकूलन है थिक क्यूटिकल एंड म्यूकस लाइनिंग। ज़्यादातर हम परजीवियों के अंदर देखेंगे कि इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, एंडो जो पैरासाइट होते हैं उनके चारों तरफ एक मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिससे कि ये परपोषी के द्वारा स्रावित होने वाले डाइजेस्टिव जूस से या जो पाचक रस जो होता है उससे अपने आप की क्या कर सकें, सुरक्षा कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन। जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं जिससे कि वो होस्ट या परपोषी से आसानी से चिपके रह सकें। इनके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसा कि टीनिया है, इसके अंदर हुक्स पाए जाते हैं। फेसियोला है, उसमें सकर्स पाए जाते हैं। हेक्साकैंथा जो कि टेपवर्म का लार्वा है, इसमें हुकलेट पाए जाते हैं। इसके अलावा एडेसिव पैड्स और स्पाइंस, ये भी क्या है, एडेसिव ऑर्गन के उदाहरण हैं। एंटी एंजाइम्स। जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है कि ये एंटी एंजाइम स्रावित करते हैं ताकि ये आंत या इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम को क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें, उन एंजाइमों को उदासीन कर सकें ताकि इनके ऊपर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। परजीवी होते हैं, इनके अंदर लोकोमोशन बहुत कम पाया जाता है और इनके अंदर सामान्यतः लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं तो वो बहुत ही कम डेवलप होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। परजीवी हैं, उनको जो भोजन है, फूड है, वो डाइजेस्टेड स्टेट में मिलता है, पचित अवस्था में भोजन मिलता है, इसलिए इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या तो अनुपस्थित होती है जैसा कि टीनिया में देख सकते हैं, या इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती है जैसा कि फेसियोला के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन परजीवियों के अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी ये परजीवी हैं वो सामान्यतः ऑक्सीजन की कमी वाले एनवायरनमेंट में होते हैं। ऑक्सीजन जहाँ कम होती है ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें सामान्यतः अवायवीय श्वसन पाया जाता है। इनमें किसी प्रकार का श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। परजीवी जो होते हैं उनके अंदर
रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि परजीवी हैं, ये लार्ज अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस है, ये सिंगल टाइम में लगभग 20,000 के आसपास एग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एंडोपैरासाइट्स में हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट होस्ट पाए जाते हैं और बहुत सारे लार्वल स्टेज भी पाई जाती हैं। इसी तरीके से इन परजीवियों के जो एग होते हैं और लार्वा होते हैं, उनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण भी पाया जाता है। कुछ परजीवियों के अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, जो कि इनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जैसे हम देख सकते हैं मीरिसीडियम जो लार्वा है, लीवर फ्लूक का लार्वा, वो फ्री स्विमिंग स्टेज में रहता है, जिससे कि ये क्या करता है, डिस्पर्सल में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रीडेशन, परभक्षण। परभक्षण से मतलब होता है कि किसी जंतु को मारकर खाना। इसके अंदर एक जंतु दूसरे जंतुओं का भक्षण करता है, उसको मार के खाता है। परभक्षी और परजीवी की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ फ़र्क पाया जाता है। फ़र्क इस तरीके से होता है कि परजीवी जंतु का प्रयास हमेशा ये रहता है, वो अपने आतिथ्य, अपना जो होस्ट होता है उसकी मृत्यु नहीं करना चाहता, उसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ उसके अस्तित्व को भी संकट हो सकता है। लेकिन परभक्षी क्या करता है, अपने होस्ट या अपने जो शिकार है उसको मारने का काम करता है, उसको मारकर खाता है। सामान्यतः सभी मांसभक्षी जीव जैसे बाघ है, सिंह है, चीता है, तेंदुआ है, भेड़िया है, ये सब क्या हैं, परभक्षी हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं पादपों के अंदर भी परभक्षी के उदाहरण पाए जाते हैं। पादपों में ब्लेडरवर्ट, घटपादप, ड्रोसेरा, ये सभी क्या हैं, कीटभक्षी पादप है। कवक है, इन कवकों के अंदर भी कीटभक्षी के गुण पाए जाते हैं। कवक हैं, ये अपने माइसीलियम उनके द्वारा शिकारी को इसके अंदर, जाल के अंदर अपने में फंसाते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोसिस, प्रतिजीविता। प्रतिजीविता की हम बात करें तो कुछ जीवों के द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जिनके प्रभाव से अन्य जातियों को क्या होती है, हानि होती है। इन रसायनों को हम एलिलोपैथिक एजेंट या एलिलोपैथिक केमिकल्स भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरेला एक शैवाल है, जिससे कि एक रसायन बैक्टीरियासाइड स्रावित होता है, जो कि बैक्टीरिया के नाश करने में सहायता करता है। इसी तरीके से माइक्रोसिस्टिस, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इससे भी, इसके ब्लूम से भी हाइड्रोक्सिल एमाइन जैसा विषैले पदार्थ स्रावित होता है, जिससे कि जल विषैला हो जाता है और इस जल को ग्रहण करने वाली मछलियों और मवेशियों के लिए ये जल घातक होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख सकते हैं एंटीबायोसिस का, जौ का जो पौधा है उससे भी कुछ रासायन स्रावित होते हैं, जो कि खरपतवारों के अंकुरण और वृद्धि दर को क्या करते हैं, घटाते हैं। और लास्ट है कंपटीशन, स्पर्धा। दो जातियों की आवश्यकता एक जैसी होती है, जैसा कि हम जानते हैं दोनों दो जातियां होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जातियों के जो दो जीव हैं उनके बीच में भोजन और शरण, आवास, दोनों के लिए क्या होता है, अगर समानता है तो उनमें क्या होगी, स्पर्धा होगी। तो इन संसाधनों के लिए इनमें क्या पाई जाती है, स्पर्धा पाई जाती है। और इन स्पर्धाओं से बचने के लिए ये जंतु या तो अलग अलग रहते हैं या अपने आवास या भोजन की पसंद को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गोस के नियम के अनुसार दो जातियां एक ही स्थान पर एक ही निकेत की भागीदारी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाती है, स्पर्धा होती है, और स्पर्धा होने से दोनों को ही हानियाँ होती हैं। इसका परिणाम ये होता है, या तो एक जाति का शोषण होगा, या वो जाति स्थान छोड़कर चली जाती है, या ये जाति अपने आप को रूपांतरित कर लेती है, या अपने आप में विशिष्टीकरण उत्पन्न कर लेती है।